चलो, तो चलन लास्ट हमने एनआई में बेसिक इंट्रोडक्शन पढ़ा था। वी डिड सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। उसके बाद हमने अलग अलग एग्रीगेट्स पढ़े थे, और उन एग्रीगेट्स का बेसिक लॉजिक यही था कि अगर आपको ग्रॉस से नेट की तरफ जाना है तो आप डेप्रिसिएशन या कंजम्पशन ऑफ फिक्स कैपिटल माइनस करेंगे, और नेट से ग्रॉस की तरफ आना है तो प्लस करेंगे। देन चिल्ड्रन, आपको अगर मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट की तरफ जाना है तो नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस माइनस, और फैक्टर कॉस्ट से मार्केट प्राइस की तरफ आना है तो प्लस। सिंपल लॉजिक ये है कि बड़ी यूनिट से छोटी यूनिट पे जाना है तो माइनस, छोटी यूनिट से बड़ी यूनिट पे आना है तो प्लस। वाज दैट वेल क्लियर? डोमेस्टिक से नेशनल पे जाना है तो नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड ऐड, नेशनल से डोमेस्टिक पे जाना है तो सबट्रैक्ट। तो आई होप सो ये गोल्डन रूल सबको पता है, तो इसमें कुछ खास हमें पढ़ने की जरूरत नहीं है। फाइन, चलो, सो लेट्स अंडरस्टैंड कि एनआई का मेजरमेंट कैसे होता है। चलो, एनआई का जो बेसिक मेजरमेंट है, इट इज डन एट 3 stages. The first and foremost stage is called as the stage जहां पे हम गुड्स एंड सर्विसेज को प्रोड्यूस करते हैं। आई रिपीट चिल्ड्रन, द स्टेज जहां पे हम गुड्स एंड सर्विसेज को प्रोड्यूस करते हैं। द सेकेंड इज द स्टेज जहां पे उन प्रोड्यूस्ड गुड्स से अल्टीमेटली फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को इनकम मिलती है। सो यू कैन फ्रेम दिस चार्ट इफ यू वांट, or better to say a diagram, not a chart. So the first stage is children production stage. The second one is the income generation या income distribution बोलें तो वो better एक ही बात है, income distribution. And children, the last stage is called as disposition stage. Disposition का मतलब होता है where we happen to spend our money. So the first stage has a method, the third one also has it, and the second one also has it. पहले stage पे जो method use होता है children, we call it as net value added method. Second stage पे जो method use होगा, it is known as income method, and the method that is used at the third stage children is called as expenditure method. Got it? Please be super quick to this. तो प्रोडक्शन स्टेज बच्चों कुछ ऐसा चलता है। टेक एन एग्जांपल दैट देयर इज अ फैक्ट्री, और इस फैक्ट्री में गुड्स एंड सर्विसेज को हम प्रोड्यूस कर रहे हैं, और मान लेते हैं कि फैक्ट्री का जो टोटल आउटपुट था, दैट आउटपुट इज ₹40,000 crores. क्वेश्चन अराइजेस, सर 40,000 करोड़ के गुड्स एंड सर्विसेज बने हैं, बिल्कुल सही। सो चिल्ड्रन, अल्टीमेटली ये 40,000 करोड़ रुपीस आपने कॉस्ट ऑफ गुड्स कैसे असरटेन किया? फॉर अ मिनट मैं इग्नोर कर रहा हूं टैक्सेस को, फॉर अ मिनट आई एम इग्नोरिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ डेप्रिसिएशन। आपने 40,000 करोड़ में, मान लीजिए जिस फैक्ट्री पे प्रोडक्शन हुआ उस जमीन का किराया होगा, लेबर को वहां पे कुछ ना कुछ डेफिनेटली पे की गई होंगी वेजेस, आपने मनी बोरो किया होगा जिस पे आपने पे किया होगा इंटरेस्ट, एंड अल्टीमेटली यू बीइंग द एंटरप्रेन्योर must be earning some profit. So मैं फिर से बोल देता हूं आपको, for the use of land पे करना पड़ेगा rent, for the use of labor पे करना पड़ेगा wages, for the use of capital पे करना पड़ेगा interest, and entrepreneur को क्या पे करना पड़ेगा? profit. इतना समझ में आ गया? मान लेते हैं कि हमने टोटल रेंट पे किया 12,000 करोड़, वेजेस पे की चिल्ड्रन 8,000 करोड़, इंटरेस्ट पे किया हमने 10,000 करोड़, एंड प्रॉफिट रिटेन किया हाउ मच? 10,000 करोड़. टोटल मेक्स अप हाउ मच? 40,000 करोड़. सो बच्चों, ये जो 40,000 करोड़ रुपी हमने इन फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को एज फैक्टर पेमेंट के नाम पे दिया, इट इज व्हाट चिल्ड्रन? देयर इनकम.
तो आप ऐसे भी बोल सकते हो कि भाई आपके स्कूल ने टोटल जो फी कलेक्ट की पेरेंट से, इट इज द प्रोडक्शन स्टेज। उस फी में से कुछ पैसा उन्होंने रेंट दिया, कुछ पैसा टीचर्स को सैलरी दिया, कुछ पैसा बोरो किया था लोन के फॉर्म में तो बैंक को दे दिया, और कुछ सरप्लस ईयर के एंड में रिटेन कर लिया। तो जो भी टोटल फी कलेक्टेड है, इट इज द आउटपुट। समझ में आ गया? और उसी में से हमने इनकम डिस्ट्रीब्यूट की हुई है। तो पीपल अंडरस्टूड, चाहे आप आउटपुट की बात करें या उस आउटपुट से डिस्ट्रीब्यूट की हुई इनकम की बात करें, द आंसर हैपेंस टू बी सेम। इतनी बात क्लियर हो गई? Yes, sir. जिन लोगों को रेंट मिल रहा है, द लैंडलॉर्ड कम्युनिटी, जिनको वेजेस मिल रहे हैं, द वर्कर्स कम्युनिटी, जिनको इंटरेस्ट मिल रहा है, द मनी लेंडर्स कम्युनिटी, एंड एंटरप्रेन्योर चिल्ड्रन, जिनको प्रॉफिट हो रहा है, ये सब लोग, इज इट नेसेसरी जितना कमाएंगे सारा का सारा बच्चों खर्च कर देंगे? नो, दे माइट बी सेविंग सम मनी, दे माइट बी इन्वेस्टिंग इट। तो जो रोजमर्रा के जीवन पे खर्च कर दिया वो कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, और ये सब लोग करेंगे। और जो बचा के रखे हैं पैसे, दैट इज नोन एज इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। इकोनॉमिक्स के सब्जेक्ट में हम रोजमर्रा के खर्चे को भी बच्चों एक्सपेंडिचर बोलते हैं, और जो सेव करके रखा है उसको भी एक्सपेंडिचर। सर ऐसा क्यों? एक्सपेंडिचर का मतलब विच इन रिटर्न गिव्स बेनिफिट, जो इंस्टेंट बेनिफिट दे जाए, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, और जो फ्यूचर में बेनिफिट देके जाए, दैट इज इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। इज दैट अंडरस्टूड? सो जिस लैंडलॉर्ड कम्युनिटी को 12,000 करोड़ रुपए मिले, लेट अस से उन्होंने 8,000 करोड़ खर्च कर दिया डे टू डे लिविंग पे। वेजेस जिनको मिले उन्होंने 6,000 करोड़ खर्च कर दिया डे टू डे लिविंग पे। जिनको इंटरेस्ट मिला इन्होंने 7,000 करोड़ खर्च कर दिया डे टू डे लिविंग पे। और जिन्हें प्रॉफिट मिला इन्होंने 2,000 करोड़ खर्च कर दिया डे टू डे लिविंग पे। सबको इतनी बात समझ में आ गई? चलो, तो इफ आई हैपन टू आस्क एवरीबडी कि आप मेरे को इन वैल्यूज का टोटल बताइए, तो इट्स नॉट अ वेरी ग्रेट रॉकेट साइंस टू आंसर। चिल्ड्रन, हाउ मच? 23,000 crore. वेरी गुड, इट्स 23,000 crores। और सम मनी दे हैपन टू सेव एज वेल। इन्होंने 12 में से 8 खर्च कर दिया तो कितना बचाया? 4। इन्होंने 8 में से 6 खर्च कर दिया तो कितना बचाया? 2,000। इन्होंने 10 में से 7 खर्च कर दिया तो कितना बचाया? 3,000। इन्होंने 10 में से 2 खर्च कर दिया तो कितना बचाया? 8,000 crores। मार्क कर लीजिए इसको। चलो, व्हाट्स द टोटल ऑफ दिस? हाउ मच? 17,000 crores। This is known as investment expenditure. So children, if we happen to add both of them, what do we finally get? 40,000 crores. The moral of the story is this: either you calculate at expenditure stage, or you calculate at production stage, or children, you calculate it at income stage. You happen to get the same answer. सबको ये बात समझ में आ गई? Yes, sir. कंफर्म? तो आप किसी भी स्टेज पे कैलकुलेट करिए, इट्स जस्ट लाइक दैट। 10/2 ऐसे लिखें तब भी 5 आएगा चिल्ड्रन, ऐसे लिखेंगे तब भी 5 आएगा, ऐसे लिखेंगे तब भी आंसर 5 आएगा, और ऐसे लिखेंगे तब भी आंसर 5 ही आएगा। तो आप कैसे भी लिखिए, आंसर हैपेंस टू बी एग्जैक्टली सेम। तो अब कुछ बच्चे ये भी पूछेंगे, सर ये फालतू में 3-3 मेथड क्यों बनाए गए हैं? चलें, जिन कंट्रीज में सारे प्रोडक्शन यूनिट्स प्रॉपरली रजिस्टर्ड होते हैं, आई एम टॉकिंग अबाउट यूएस, यूके, चाइना की बात नहीं करेंगे, वहां बड़ा सो कॉल्ड इंडिजीनियस सेक्टर चलता है। जापान की बात आप कर सकते हैं, काफी रजिस्ट्रेशन हर बिजनेसमैन का होता है, तो वहां पे ये वाला मेथड अच्छा है। इंडिया में तो कितने मोहल्लों में घर में फैक्ट्रियां लगी हुई हैं, तो वहां पे प्रोडक्शन यूनिट्स रजिस्टर्ड ही नहीं है। ये डिफिकल्टीज भी नेशनल इनकम को मेजर करने की। तो वहां पे ऐसी कंट्रीज में, अनऑर्गेनाइज कंट्रीज में, आप प्रोडक्शन स्टेज पे इस वैल्यू एडेड मेथड को यूज नहीं कर सकते। इंडिया जैसी कंट्री में गवर्नमेंट कितना भी रिबेट बेनिफिट दे दे बजट में, मेरा भारत महान 100 में 99 बेईमान। यहाँ पे लोग अपना 100% इनकम टैक्स रिटर्न डेटा गवर्नमेंट को देते ही नहीं है। जो लोग आईटीआर फाइल भी कर रहे हैं वो भी 90% करप्ट होते हैं, वो सही डेटा गवर्नमेंट को बताते ही नहीं। कमाएंगे 5 लाख, बताएंगे 2 लाख। अंडरस्टैंडिंग और नॉट? बट खर्चा तो हर इंसान करता है पैसा,
लॉजिक समझ में आ गया? तो इंडिया जैसी कंट्री के कॉन्टेक्स्ट में चल रहे हैं, दिस मेथड साउंड्स टू बी द बेस्ट मेथड, जहां पे खर्चे का ट्रैक सबका है। कैसे सर? अरे चाट की दुकान पे आप जाएंगे, आप पेटीएम करेंगे, गवर्नमेंट को ट्रैक हो गया। अब जब से डिजिटल पेमेंट का सिस्टम चल पड़ा है तो एक्सपेंडिचर मेथड ही बहुत बढ़िया था। तो अनऑर्गेनाइज कंट्रीज में ये एक्सपेंडिचर मेथड बड़ा काम आता है। ऑर्गेनाइज्ड कंट्रीज में वेयर ऑल द बिजनेस सेंटर्स आर प्रॉपरली रजिस्टर्ड एंड ऑल, वहां पे प्रोडक्शन मेथड तो है, बट प्रोडक्शन मेथड में एक और प्रॉब्लम है। आई एम जेके टायर, मैंने 5000 टायर बनाए, 2000 टायर आप लोगों ने खरीद लिया मार्केट में, तो ये तो फाइनल प्रोडक्ट हो गया। बाकी 3000 टायर मैंने कार कंपनी को बेचे हैं, वो आगे मार्केट में गए कि नहीं गए किसको पता। तो प्रोडक्शन मेथड भी उस कंट्री के लिए अच्छा है जहां पे इंटरमीडिएट कम है, फैक्ट्री में सामान प्रोड्यूस हुआ एंड झटपट इट गॉट सोल्ड टू द कंज्यूमर्स, सो दिस मेथड इज गुड। सो इन माय ओपिनियन अनऑर्गेनाइज्ड कंट्री के लिए डिस्पोजिशन बेस्ट है, और ऑर्गेनाइज्ड के लिए जहां पे लोग अपनी इनकम का डेटा आईटीआर फाइल करते टाइम इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को प्रॉपरली डिस्क्लोज करते हो, दिस मेथड साउंड्स टू बी द बेस्टेस्ट। ये मेथड कोई बहुत ज्यादा क्रेडिबल मेरे को तो नहीं लगता है। बात समझ में आई चिल्ड्रन? तो आप किसी भी मेथड में तो टोटल फैक्ट्री का आउटपुट कैलकुलेट कर लीजिए, या उस पैसे से डिस्ट्रीब्यूटेड इनकम कैलकुलेट कर लीजिए, या जिन्हें इनकम मिली उन्होंने कुछ बचाया कुछ खर्च किया वो कैलकुलेट कर लीजिए। इन ऑल थ्री डायरेक्शंस योर आंसर हैपन टू बी सेम, और ये कल हमने काम किया भी था। बात समझ में आई बच्चों? यस सर। चलिए, तो ये डेटा सबने कॉपी कर लिया? पक्का? कंफर्म? यस सर। चलिए चलिए। So children, let's understand the methods for computing NI, and मैं एक कंपैरेटिव चार्ट बना रहा हूं जिससे हम काफी चीजें समझ लेंगे, क्योंकि अब एग्जाम्स में डायरेक्टली NI का न्यूमेरिकल बहुत कम आता है। आपको दिल्ली का टिकट दे देंगे और कहेंगे गाजियाबाद ट्रैवल कराओ। अब अगर ज्योग्राफी नहीं आती तो आप बोलेंगे अब दिल्ली के टिकट में गाजियाबाद कैसे जाएं? अरे भैया थोड़ा पहले उतर जाना या थोड़ा आगे चले जाना। तो आपको क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन कुछ और दी जाएगी और पूछा कुछ और जाएगा। अंडरस्टैंडिंग? तो चलिए हेडिंग लिखिए अपनी कॉपी में चिल्ड्रन, मेजरमेंट ऑफ नेशनल इनकम यूजिंग द 3 मेथड्स। वो आपने मूवी देखी होगी द 3 मस्केटियर्स, हॉलीवुड की थी, उसके डायरेक्टर को मैंने पढ़ाया था ये, तो उसने मूवी बना दी। जस्ट अ जोक चिल्ड्रन, डोंट टेक इट वेरी सीरियस। इधर लोग कहेंगे सर पास दिलवा दीजिए प्लीज। 3 कॉलम्स बना लीजिए बच्चों। वैसे तो मेरे पास ये लिखा हुआ है, बट अगर मैं वो आपको दिखाऊंगा तो आप कहेंगे सर बासी खाना खिला दिया पार्टी में बुला के आपने। नेट वैल्यू एडेड मेथड, second we have income method, and third we have expenditure method। सबसे छोटा बच्चों इनकम मेथड है, तो पहले मैं इनकम मेथड लिखूंगा, ठीक है? और मैं कुछ ऐसा लिखूंगा जो आपको लगेगा सर व्हाट इज दिस। compensation of employees, is it visible to everybody? People may have a query कि सर आपने प्लस साइन क्यों लगाया है? अगर मैं प्लस साइन नहीं लगाऊंगा तो आप सोचेंगे ये बेस है इसमें सब जुड़ेगा, ऐसा कुछ नहीं है। एवरी आइडेंटिटी इज इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर। ऑपरेटिंग सरप्लस, then we have mixed income। नजर आ रहा है सब? इन सब का जो टोटल होगा चिल्ड्रन वो होता है एनडीपी एट फैक्टर कॉस्ट। उसके बाद इसी एनडीपी एट फैक्टर कॉस्ट को आप नाम देते हैं व्हाट इज कॉल्ड एज योर डोमेस्टिक इनकम। एंड बच्चों एक चीज और बता दूं, अगर क्लोज्ड इकोनॉमी होगी तो यही नेशनल इनकम है।
ये अफगानिस्तान की नेशनल इनकम हो गई, बस खत्म कहानी। ओके, प्लस नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, द आंसर इज NNP एट फैक्टर कॉस्ट, जिसे आप बोलेंगे अपनी नेशनल इनकम। तो बड़ा आसान मेथड है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है, बट चीजें इतनी आसान होती तो टीचर्स की जरूरत ना पड़ती। खैर, तो थोड़ा सा डिफिकल्ट बनाते हैं इसको अभी। चलिए, तो इसको आप ऐड कर देंगे तो आपका नेशनल इनकम आ जाएगा। सो कुछ चीजें ऐड ऑन कर लीजिए। इट्स NDP एट फैक्टर कॉस्ट एंड NNP एट फैक्टर कॉस्ट। तो मैं कुछ बातें बोल रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा नोट्स में, क्योंकि ऑलरेडी लिखा हुआ है, तो फिर से नहीं बताऊंगा, मैं लिखाऊंगा आपको, टाइम वेस्ट नहीं कराऊंगा। कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज में दो बातें याद रखिएगा, सब याद हो जाएगा। एनी अमाउंट ऑफ मनी और मनी इज वर्थ received by the employee from the employer and which gives benefit to him, her or their family. him her मतलब, अरे मम्मी स्कूल में जॉब कर रही हैं, मम्मी का मेडिकल इंश्योरेंस है, समझ में आ गया, उसका प्रीमियम स्कूल पे करता है, बट वो आपको, पापा को, दादी माँ को, सबको कवर करता है। पापा जॉब कर रहे हैं, पापा का मेडिकल इंश्योरेंस है, पापा के ऑफिस वाले इंश्योरेंस कंपनी को 50,000 रुपीज साल देते हैं, वो 50,000 आपके पापा की सैलरी मानी जाएगी। वो अपनी जेब से कैश नहीं दे रहे हैं, बट एम्प्लॉयर उन्हीं की फैमिली के लिए, उनके लिए दे रहा है। तो कोई भी ऐसा पैसा जो एम्प्लॉय को मिला एम्प्लॉयर से एंड विच गिव्स बेनिफिट टू द एम्प्लॉय और मेंबर्स ऑफ हिज फैमिली। समझ में आ गई बात? समझ में आ गई बात? तो मान लीजिए कि भाई आपकी फैक्ट्री में एक नौकर काम कर रहा है और एक्सीडेंट हो गया, मशीन से उसका हाथ टूट गया और इंश्योरेंस कंपनी ने कॉम्पनसेशन दिया, तो एम्प्लॉय रिसीव्ड द मनी। बच्चों, क्या एम्प्लॉयर से मिला पैसा? किससे मिला? इंश्योरेंस कंपनी से मिला। सॉरी, ये कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज नहीं। दोनों कैरेक्टरिस्टिक्स फुलफिल होनी चाहिए। आपकी स्कूल की फीस आपके पापा के ऑफिस वाले देते हैं, इट इज कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज। खोपड़े में बात गई। आपके पापा ने अपने नौकर को सैलरी दी, समझ में आ गया, प्लस उसके बच्चों की स्कूल की फीस भी दे दी, तो ये एम्प्लॉय का कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज माना जाएगा। फाइन, समझ में आया? आपके पापा ने एम्प्लॉय को 5,000 रुपए दिए और बोला न्यू दिल्ली चले जाओ, थोड़ा बिजनेस डेवलप करके आओ। क्या ये मनी चिल्ड्रन एम्प्लॉय को एडवांटेज देगा? नो, ये तो बिजनेस को एडवांटेज देगा। सॉरी, दिस इज नॉट कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज। इतनी बात समझ में आ गई? द क्वेश्चन Yes, sir. that what is operating surplus? सिंपल सी बात है भाई। चिल्ड्रन, रेंट, रॉयल्टी। सर व्हाट इज रॉयल्टी? आप किसी का ब्रांड नेम वगैरह यूज कर रहे हैं, उस पर आप पैसे दे रहे हैं, तो इट इज रॉयल्टी। मैकडोनल्ड जितना बर्गर इंडिया में बेचता है, पर बर्गर, पर ईटेबल, ये कुछ पैसा यूएस भी बेचते हैं, इट इज कॉल्ड एज रॉयल्टी। मैं ऑथर हूं, आप पब्लिशर हैं, आप मेरी बुक मार्केट में बेचते हो, पर बुक सोल्ड आप मेरे को कुछ पैसे दोगे, दैट इज नोन एज रॉयल्टी। मेरी कोल माइन थी, आप कोल उसमें से एक्सट्रैक्ट कर रहे हो, पर टन कोल एक्सट्रैक्टेड आप कुछ पैसे मेरे को दोगे, दिस इज नोन एज। यहीं से रॉयल्टी का कॉन्सेप्ट ओरिजिनेट हुआ था बेसिकली। फिर बाद में वो ऑथरशिप राइट्स और इन सब चीजों पे लग गया। ओके, रेंट, किसी भी मैन मेड रिसोर्स को यूज करने का जो रेम्यूनरेशन आप किसी को पे करते हैं, इट इज नोन एज रेंट। Thereafter children, interest as well as dividend। और तीसरा धमाकेदार आइटम है प्रॉफिट बिफोर टैक्स। इसका क्या मतलब है? मान लीजिए कि हमारी इंडिया की सारी कंपनीज का प्रॉफिट था 1000 करोड़, उसके बाद उन्होंने इनकम टैक्स दे दिया गवर्नमेंट को 300 करोड़। हाउ मच प्रॉफिट दे आर लेफ्ट विद चिल्ड्रन? तो मॉरल ऑफ द स्टोरी इज दिस कि हमें ये 1000 करोड़ लेना है या ये दोनों ले लेना है। हम बिफोर टैक्स प्रॉफिट लेते हैं हमेशा, आफ्टर टैक्स प्रॉफिट नहीं लेते। समझ में आई बात? पक्का? Yes, sir. व्हाट इज मिक्स्ड इनकम बाद में बात करेंगे, पहले इसकी बात को कंप्लीट कर लें। चिल्ड्रन, ये जितनी भी इनकम आपने देखी, जिसे आप बोल रहे हैं व्हाट इज कॉल्ड एज ऑपरेटिंग सरप्लस, ये हमेशा ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर में होना चाहिए। सुनाई पड़ गई बात? एंड द वेरी सेम थिंग चिल्ड्रन व्हेन अकर्स इन अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर। ये मत बोलिएगा सर आपने बॉक्स बहुत पतला बनाई, ये अनऑर्गेनाइज्ड है इसलिए ऐसा बना हुआ है। इट इज
अनऑर्गेनाइज सेक्टर, इसमें चाहे वेजेस हो, चाहे रेंट हो, चाहे इंटरेस्ट हो, चाहे प्रॉफिट हो। गांव वगैरह में मान लीजिए मैं रह रहा हूं, ठीक है, मैं कहीं जॉब भी करता हूं तो मेरे को वेजेस मिल रहा है, मैंने अपने एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी को लेट आउट किया हुआ है तो मेरे को रेंट भी मिल रहा है, मैंने लोगों को पैसे भी उधार दिए हैं तो मैं इंटरेस्ट भी कमा रहा हूं, समझ में आ रहा है, और मैं थोड़ी खेती बाड़ी भी करता हूं तो मेरे को प्रॉफिट भी होता है। बट इन सारी इनकम्स को अलग अलग हम डिस्क्लोज नहीं करते, तो सर इनके लिए कोड वर्ड कुछ है? हाँ, वाह, रेस्ट इन पीस। आपका दुश्मन चला गया इस दुनिया से, पहले मुंह से शब्द क्या निकलेगा? वाह, रेस्ट इन पीस। दिस इज कॉल्ड एज मिक्स्ड इनकम। ज्यादा वीडियो लीक मत करिएगा, पता लगा रेडमी एमआई वाले चले आए मेरे पास। वैसे मैं सच्चाई बता दूं, मेरा कॉपीराइट वो लोग यूज कर रहे हैं। समझ में आ गई बात? समझ में आ गई बात चिल्ड्रन? तो पीपल Yes, sir. कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉय समझ में आ गया? तो एग्जाम में कभी कभी ऑपरेटिंग सरप्लस भी कैलकुलेट करने को आएगा, ये सारी चीजें जोड़ दीजिएगा। मिक्स्ड इनकम कभी नहीं कैलकुलेट करने को आएगी, हमेशा दी होगी। कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज का भी न्यूमेरिकल आता है, दो बातें याद रखिएगा। एनी मनी रिसीव्ड बाय द एम्प्लॉय फ्रॉम द एम्प्लॉयर, वेजेस, बोनस वगैरह वगैरह, ये सब आएगा। एंड इट शुड गिव बेनिफिट टू द एम्प्लॉई। समझ में आया कि नहीं? पक्का? चलिए, मूविंग अहेड टू द फर्स्ट मेथड चिल्ड्रन। सबसे पहले फर्स्ट मेथड में कॉम्पोजिशन हम लिखेंगे वैल्यू ऑफ आउटपुट। मैं कुछ को रिलेटेड टर्म्स भी लिखूंगा यहां पे चिल्ड्रन। सेल्स, ये भी कभी कभी लिख के आएगा। इसमें आप प्लस करेंगे क्लोजिंग स्टॉक एंड चिल्ड्रन माइनस क्या कर देंगे? ओपनिंग स्टॉक। समझ में आया कि नहीं? पक्का? देयर आफ्टर सो कॉल्ड, आप इसमें से माइनस करेंगे कॉस्ट ऑफ इंटरमीडिएट कंजम्पशन, which is also called as children purchase. The answer is GDP at market price, या आप इसे बोलेंगे ग्रॉस वैल्यू एडेड एट मार्केट प्राइस। ध्यान से सुनिएगा मेरी बात। अब आप इसमें सब्ट्रैक्ट करेंगे चिल्ड्रन व्हाट इज कॉल्ड एज डेप्रीसिएशन, जिसे आप कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल भी बोलते हैं। सो मैं दोनों टर्म्स इसलिए लिख रहा हूं बिकॉज मेनी अ टाइम्स क्वेश्चन आपको अलग अलग टर्मिनोलॉजी से पूछा जाता है, तो वन शुडंट गेट कंफ्यूज्ड एट एनी पॉइंट चिल्ड्रन। सो चिल्ड्रन, आप जीडीपी में से जब डेप्रिसिएशन माइनस करेंगे ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट में, तो आपका आंसर आएगा एनडीपी एट मार्केट प्राइस। अभी मार्केट प्राइस लिख रहा हूं मैं, और आप इसे बोलेंगे नेट वैल्यू एडेड एट मार्केट प्राइस। अगेन चिल्ड्रन, आप माइनस करेंगे इसमें नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस, विच इज ऑल्सो कॉल्ड एज इनडायरेक्ट टैक्सेस माइनस subsidies. सुनाई पड़ी बात? The answer would be what? The answer would be same NDP, but फर्क सिर्फ इतना है कि अब ये फैक्टर कॉस्ट पे हो गया है, और अब आपको ऐड करना है what is titled as net factor income from abroad। तो आपका आंसर जो आएगा NNP at factor cost, that is your national income। Heard well children? तो इसको मार्क कर लीजिए GDP at market price, NDP at market price, NDP at factor cost and NNP at factor cost। अब मैं आपको बताना क्या चाह रहा हूं, let me complete with expenditure method, then I'll let you know। यहाँ पे सबसे पहले आप लिखेंगे प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर,
thereafter government final consumption expenditure, gross domestic capital formation, and net exports. Every item would be shown as an addition identity. आपका जो आंसर आएगा चिल्ड्रन, दैट वुड बी GDP एट मार्केट प्राइस, जिसे आप ग्रॉस वैल्यू एडेड बोलेंगे. देयर आफ्टर, जैसा हमने अपने नेट वैल्यू एडेड मेथड में लिखा था, सेम कॉम्पोजिशन हो जाएगा. वील सबट्रैक्ट डेप्रिसिएशन, और ऐसा जरूरी नहीं कि आप पहले डेप्रिसिएशन माइनस करो, आप नेट इनडायरेक्ट टैक्स भी कर सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा. डेप्रिसिएशन माइनस करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा NDP एट मार्केट प्राइस और नेट वैल्यू एडेड एट मार्केट प्राइस. Thereafter, you will subtract what is called as net indirect taxes. ये सेम होगा चिल्ड्रन, indirect taxes minus subsidies. The answer that you will be getting is NDP at factor cost. Again आप इसे बोलेंगे net value added at factor cost. Then you'll add net factor income from abroad. Answer is NNP at factor cost. That is your national income. इतना सुनाई पड़ा सबको? चलिए एडिटिव ऐड कर लीजिए इसमें. GDP at market price, NDP at market price, NDP at factor cost and NNP at factor cost. मैंने कल आपको क्लास में बताया था ना, मैक्सिमम 3-4 आइटम्स ही आपको मिलेंगे. अब ध्यान से सुनिएगा, क्वेश्चन आपको इतना बढ़िया कॉम्पोजिशन दे देगा कि आप ये सब लिख सकते हो, ये सब लिख सकते हो, ये सब लिख सकते हो. बट आपसे क्वेश्चन पूछेगा क्या उस कॉम्पोजिशन में? GNP एट फैक्टर कॉस्ट. पूरी स्क्रीन पे ध्यान से देख के बताइए, इसके अलावा कहीं GNP एट फैक्टर कॉस्ट लिखा है? तो अब आपको ACP प्रद्युमन बनना पड़ेगा, दया बनना पड़ेगा. GNP एट फैक्टर कॉस्ट का जो नियरेस्ट रिश्तेदार नजर आ रहा है, इट्स जस्ट लाइक दैट टेकिंग अ कनेक्टिंग टिकट. इलाहाबाद टू मुंबई का डायरेक्ट टिकट नहीं मिल रहा, तो भाई आप एक काम करिए, इलाहाबाद टू लंदन चले जाइए पहले, फिर लंदन से मुंबई की फ्लाइट ले लीजिए आप, या इंग्लिश चैनल क्रॉस करके तैर के चले आइए. तो ये काम करना पड़ेगा. तो यही सबसे बड़ा प्रॉब्लम है आज की तारीख में NI के न्यूमेरिकल में. बच्चा बेचारा तोते की तरह जलेबी बना बना के रट के चला जाता है, और वहां एग्जाम में क्या पूछा जाता है? GNP एट फैक्टर कॉस्ट, और वहां हुड़दंग मचाता है, हुड़ दबंग दबंग करता है कि भाई मेरे तो क्वेश्चन में ये है ही नहीं कहीं पे, मैं कैसे निकालूं? टीचर बोलेगा अरे भैया GNP एट फैक्टर कॉस्ट निकालना है, NNP एट फैक्टर कॉस्ट, तब तो आप पहुंच ही जाएंगे. मतलब आपने शोरूम सजा के रखा है जूते का, और कस्टमर कह रहा है कपड़ा बेचते हैं क्या? आपने कहा 15 मिनट रुको, ढेर सारे जूते से कपड़ा निकाला, उसको शर्ट बना के दे दी. अंडरस्टैंडिंग और नॉट? या वो कपड़ा खरीदने आया तो उसको पहले समझाइए, रे कपड़ा क्या खरीदोगे, इंसान की हैसियत तो उसके जूते से होती है, तुम जूता अच्छा खरीद के लेके जाओ. तो आपने ऐसी मार्केटिंग स्ट्रैटेजी फोकस की उसके सामने कि वो बायर था क्लोथ्स का, और आपने क्या बेच दिया? शूज. बोलते हैं ना बेस्ट मार्केटियर कौन होता है? जो गंजे को कंगी बेच दे, जिसकी किसी काम की भी नहीं है. तो वही चीज यहाँ पे भी चल रहा है. GNP एट मार्केट प्राइस, सॉरी फैक्टर कॉस्ट आपको चाहिए, एंड यू हैव व्हाट विद यू? NNP एट फैक्टर कॉस्ट. तो भाई NP एट फैक्टर कॉस्ट, NP एट फैक्टर कॉस्ट सेम है, नेट को ग्रॉस में कन्वर्ट करना है, डेप्रिसिएशन का टूल एडजस्ट कर देंगे हम. समझ में आई बात? Yes, sir. पक्का? चलिए, तो यहां से चिल्ड्रन आपका पहला और तीसरा मेथड हैपेंस टू बी सेम, और उसके बाद ये जो आपको कॉम्पोजिशन नजर आ रहा है बच्चों, दिस कॉम्पोजिशन रिप्रेजेंट्स द expenditure that is done by the communities such as individual, you and me, businessmen, government, we in foreign country and foreigners in India, जो पैसा खर्च करते हैं. जब लोगों ने पैसे खर्च किए तो कुछ खरीदा लोगों ने, तो किसी ने उन लोगों को ये सब बेचा. किसने बेचा? बिजनेस कम्युनिटी. और बिजनेस कम्युनिटी जब बेचेगी उसे, तो क्या बोलेगी? ग्रॉस वैल्यू एडेड. तो चिल्ड्रन ये हमारा GDP ही है बेसिकली. समझ में आया कि नहीं? तो ईदर यू डू इट लाइक दिस और डू इट लाइक दिस, बात एक ही है. समझ में आ रही है बात? पक्का? देयर आफ्टर चिल्ड्रन अगर मैं बात करूं
कि यहां से एनडीपी एट फैक्टर कॉस्ट के नीचे से आपके सारे के सारे मेथड्स जो हैं दे आर एग्जैक्टली सेम। पीपल में आस्क कि सर आप क्यों बता रहे हैं सब चीजें? मैं आपको इसलिए चीजें बता रहा हूं, एक छोटा सा एग्जांपल लीजिएगा। क्वेश्चन ये दे देगा, ये दे देगा, ये दे देगा, ये दे देगा, उसके बाद आपको ये दे देगा, ठीक है, और आपको ये भी दे देगा और ये भी दे देगा, और पता है क्या पूछेगा? कैलकुलेट ऑपरेटिंग सरप्लस। आपकी हालत खराब। सर धोखा हुआ मेरे साथ सर, मैं केस करूंगा, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस जाऊंगा सर। सर दिया है नेट वैल्यू एडेड का मेथड और पूछ रहे हैं समझ में आया कि नहीं? पक्का? तो गूगल मैप किस लिए बनाया गया था? नेविगेशन के लिए। हमारे इंडिया में लोग कैसे इस्तेमाल करते हैं? मम्मी ने बोला बेटा 1 दर्जन अंडे खरीद के ले आओ। आज डे कौन सा है? ठीक है, ट्यूसडे होता तो मैं राम 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 बोल देता। ठीक है, मम्मी ने कहा 1 दर्जन अंडे खरीद के ले आओ। अब बच्चा अगर थोड़ा जीनियस टाइप का है तो गूगल मैप करेगा नियरेस्ट अंडे की दुकान कहाँ है। अंडरस्टैंडिंग और नॉट? तो मैं गूगल मैप को बहुत कम यूज करता हूं जब मैं आउट स्टेशन ट्रैवल करता हूं, क्योंकि हाईवे में कोई प्रॉब्लम नहीं है। जब मैं लोकल ट्रैवल करता हूं मैं गूगल मैप देखता हूं। मेरे घर से मेरे को 5 किलोमीटर दूर जाना तो ट्रैफिक किधर ज्यादा है, वो रेड कलर ग्रीन कलर ये सब दिखाता है ना। तो ये हिंदुस्तानी कॉन्सेप्ट है गूगल मैप यूज करने का, विदेशी लोग ऐसे कॉन्सेप्ट को यूज नहीं करते। और गूगल अभी स्पेसिफिकली इंडिया के लिए एक फीचर लेके आ रहा है, 4D फीचर, 3D फीचर आप बोल सकते हो उसको, नॉट 4D। बिल्डिंग और इमेजेस हमारे दिमाग में ज्यादा थी, वो काले रंग की बिल्डिंग थी, बगल में येलो कलर की गली थी, तो गूगल आपको उस तरह की इमेजेस दिखाएगा जिससे आप टेरेन ना पहचान पाए, बट उस तरह के विजुअलाइजेशंस को आप पहचान लेंगे। कुछ एरिया में गूगल ने स्टार्ट भी कर दिया है, वही काम यहाँ पे होने जा रहा है आपके साथ। तो आपको टेरेन दिखाया गया है और बिल्डिंग पूछी जा रही है, तो आप करेंगे क्या? बड़ा सिंपल है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है बच्चों, बड़ा सिंपल है। ये सारा डेटा जब आपको पता है तो आप एनडीपी एट मार्केट प्राइस कैलकुलेट कर लेंगे, उसको यहां पे पुट कर दीजिए। इज दैट क्लियर? तो आपको ये पता है, मिक्स्ड इनकम पता है और कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज पता है, तो ये फाइंड आउट हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? तो दूसरे मेथड से डेटा इकट्ठा करके किसी दूसरे मेथड में वैल्यू पुट करनी पड़ेगी। आजकल लेटेस्ट फैशन में ये चल रहा है। अंडरस्टैंडिंग और नॉट? पक्का समझ में आ गया? समझ में आ गया? तो आपको यहां पे जब सारा डेटा दे दिया तो यू कैन इजिली कैलकुलेट एनडीपी एट मार्केट प्राइस। इसे आप एनडीपी एट मार्केट प्राइस को सर यहां कैसे पुट करेंगे? हमें तो चाहिए एनडीपी एट फैक्टर कॉस्ट। ये बात लोग सोच रहे थे बट बोले नहीं बीच में। एनडीपी एट मार्केट प्राइस से एनडीपी एट फैक्टर कॉस्ट निकालना बहुत आसान है। हाउ? नेट एंड डायरेक्ट टैक्सेस को आप माइनस कर दीजिए, एनडीपी एट फैक्टर कॉस्ट आ गया। मैं इस चीज को लिखना भूल गया, आई प्री अज्यूम कि ये भी दिया हुआ है। तो भाई आपको यहां से डेटा सब्स्टिट्यूट करके यहां पे ले आना है। मिक्स्ड इनकम दिया है, कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज दिया है, क्या निकाल लेंगे? और बड़ा खेल आपके साथ हो गया। आपको क्वेश्चन रेंट भी दे देगा, प्रॉफिट भी दे देगा, और फाइनली आपसे ये नहीं पूछेगा कैलकुलेट ऑपरेटिंग सरप्लस। क्वेश्चन अभी और मजा लेगा आपसे, और क्वेश्चन पूछेगा कैलकुलेट इंटरेस्ट। हे भगवान, लोग माथा पीट लेंगे, हमें ये सब दिया हुआ है सर, हम इंटरेस्ट कैसे निकालें? हाँ, पहले आपको ये सब चीजें जब दी हैं तो आप एनडीपी एट फैक्टर कॉस्ट तक पहुंचे। सब्स्टिट्यूटेड हेयर, ये दिया है, ये दिया है, कैलकुलेट ऑपरेटिंग सरप्लस, इन सब का टोटल होता है, ये पता है, ये पता है, आंसर क्या आ जाएगा? इतना डिफिकल्ट क्वेश्चन आज तक पूरे यूनिवर्स में कहीं नहीं पूछा गया, बट माई लेवल टू टीच इज ओनली दिस, कि आपको पता हो कि डायनासोर से आपको कैसे लड़ना है। समझ में आया कि नहीं? चाहे आपको मक्खी ना मारनी हो, बट ट्रेनिंग डायनासोर से लड़ने की लेके जाइए। अंडरस्टूड एवरीबॉडी चिल्ड्रन? पक्का? Yes, sir. कंफर्म? क्लियरली अंडरस्टूड? चलिए इसको चिल्ड्रन प्लीज अपडेट कर लीजिए, उसके बाद मैं आपको एक एक करके टर्म्स भी एक्सप्लेन कर देता हूं। बी क्विक। So children, next we have the composition for what is called as computation chart। आपके सामने है, मिल गया? Children, visible to everybody? Yes, sir. So in this computation chart you would be finding कि मैंने यहाँ पे technical terms लिखे और यहाँ पे general terms लिखा था ना, sale, purchase, gross value added, consumption of fixed capital, and net value of output, cost of intermediate consumption, GDP, depreciation and all that। चलिए, तो यहाँ पे तो कुछ ज्यादा समझने लायक नहीं है, आपको मेन जो लॉजिक समझना है वो इसमें समझना है चिल्ड्रन। दैट इज योर इनकम मेथड। सो हम इनकम मेथड में जो बातें कर रहे थे भाई, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को माइक्रो इकोनॉमिक्स के अकॉर्डिंगली क्लासिफाई करते हैं एज लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योर।
लेबर को वी पे व्हाट, वेजेस, लैंड के लिए, कैपिटल के लिए इंटरेस्ट और एंटरप्रेन्योर को प्रॉफिट। देन चिल्ड्रन अगर हम मैक्रो इकोनॉमिक्स की बात करें तो अब हमने कैटेगराइजेशन कर दिया सेक्टर वाइज, ऑर्गेनाइज्ड एंड अनऑर्गेनाइज्ड। तो हियर इट इज कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज, और इन तीनों को जोड़ देंगे तो क्या आएगा, वेयर एज चिल्ड्रन इन सब को अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर में आप क्या बोलते हैं, मिक्स्ड इनकम। Mixed income. Many a time students get confused and they say कि वेजेस और ऑपरेटिंग सरप्लस को जोड़ देंगे तो मिक्स्ड इनकम होगा। बिल्कुल भी नहीं, आई रिपीट चिल्ड्रन, बिल्कुल भी नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। इन ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज रिप्रेजेंट्स वेजेस एंड रेंट इंटरेस्ट प्रॉफिट रिप्रेजेंट्स ऑपरेटिंग सरप्लस। तो अगर मान लीजिए यू लिव इन अर्बन एरिया एंड यू आर इन जॉब समवेयर, तो जो आपको हर महीने सैलरी या इंसेंटिव मिल रहे हैं इट इज वेजेस। आपकी प्रॉपर्टी पे आपको कुछ पैसे मिल रहे हैं इट इज रेंट। बैंक आपको कुछ इनकम दे रहा है इट इज इंटरेस्ट, एंड बिजनेस में यू आर अर्निंग समथिंग इट इज प्रॉफिट। सेम वर्क इज बीइंग डन बाय सम ऑफ योर कजन्स इन अ विलेज, जहां पे सेक्टर अनऑर्गेनाइज्ड है, इनकम का अलग अलग क्लासिफिकेशन नहीं है, तो वी कॉल इट एज व्हाट, मिक्स्ड इनकम। ये बात सबको समझ में आ गई? मैंने लिखा भी हुआ है, इट इज टू बी रिमेंबर्ड दैट मिक्स्ड इनकम शुड नॉट बी अज्यूम्ड एज द एग्रीगेट ऑफ कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज एंड ऑपरेटिंग सरप्लस। बातें समझ में आई चिल्ड्रन? पक्का? Yes, sir. मूविंग अहेड, सो हाउ डू वी असरटेन डोमेस्टिक इनकम या क्लोज्ड इकोनॉमी की नेशनल इनकम? इन तीनों को ऐड कर देंगे, वी गेट एनडीपी एट फैक्टर कॉस्ट। जितने पैसे बाहर से आए माइनस जितने बाहर गए, इट इज नेट इनकम फ्रॉम अब्रॉड। वील ऐड दिस एंड गेट व्हाट, नेशनल इनकम। बट अगेन लॉजिक ये नहीं है जिसमें आप कंफ्यूज होंगे, लॉजिक यही जो मैंने बताया, डेटा ये वाला देंगे और पूछेंगे इसका कुछ डेटा। गॉट इट? तो कैसे डेटा सब्स्टिट्यूट कराना है, बस आपको ये ट्रिक पता हो गई है अब। सिमिलरली आई मूव फर्दर, ये है चिल्ड्रन कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज एंड ऑपरेटिंग सरप्लस का टेक्स्ट, सबके पास है ये। एनीथिंग दैट इज अ पेमेंट टू द एम्प्लॉय फ्रॉम द एम्प्लॉयर which gives benefit to the employee or member of his family। आपके पापा किसी ऑफिस में मैनेजिंग डायरेक्टर के जॉब पे हैं, समझ में आ गया, और मान लीजिए कि उन्हें पद्म भूषण मिल जाता है प्राइज, इज दैट क्लियर? और अब आपको रेलवे का टिकट फ्री में मिला है पूरी फैमिली को, ये कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज नहीं होगा, बिकॉज यहां पे टिकट का पैसा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने आपके पापा को दिया, पापा के एम्प्लॉयर ने पापा को नहीं दिया है। इतनी बात सुनाई पड़ गई? चलो पक्का? सो इट इज वेजेस एंड सैलरीज पेड इन कैश, अलग अलग वर्ड्स उसके लिखे हैं। कंट्रीब्यूशन बाय एम्प्लॉयर टुवर्ड्स प्रोविडेंट फंड, इंश्योरेंस प्रीमियम, ग्रेचुटी, पेंशन फंड कंट्रीब्यूशन। सर ये सब होता क्या है? जब मैं रिटायर हो जाऊंगा तो एट प्रेजेंट मेरा एम्प्लॉयर मेरी सैलरी से 1800 रुपीज काट रहा है, अपने पास से भी 1800 मिला रहा है, टोटल कितना हो गया? 3600। सपोज मैंने 40 इयर्स जॉब किया फॉर एग्जांपल, तो 40 इयर्स में तो बहुत हो जाएगा पैसा, प्लस उसका इंटरेस्ट भी है। इस सारे पैसे में से कुछ मेरे को लमसम मिल जाएगा और कुछ हर महीने मिलेगा, दोनों को हम बोलते हैं व्हाट, पेंशन। तो अभी जो कंट्रीब्यूशन हो रहा है वो ईपीएफ, और कल को जब इससे पैसा मिलेगा तो दैट इज पेंशन। प्लस हर महीने या हर साल, सॉरी नॉट महीने, मेरा एम्प्लॉयर 310 रुपए इंश्योरेंस प्रीमियम दे रहा है मेरी लाइफ का। इफ आई गो वेंट गॉन, बैक टू पवेलियन हो गए, तो इंश्योरेंस कंपनी हमारे फैमिली को लाखों रुपए कॉम्पनसेशन देगी, बट उस कॉम्पनसेशन की जो कॉस्ट थी वो मैं नहीं दे रहा, मेरा एम्प्लॉयर दे रहा है, तो बेनिफिट तो मेरी फैमिली को ही मिलेगा ना उससे। अपार्ट फ्रॉम दैट व्हेन आई रिटायर फ्रॉम माय जॉब, मेरे को 40-50 लाख रुपए लमसम मिलेगा और एक्स्ट्रा इन सब के अलावा, दैट इज नोन एज ग्रेचुटी। खोपड़े में बात गई। अब कुछ लोग कहेंगे सर इफ यू नीड एनी अडॉप्शन तो वी आर देयर। नहीं, मैं अडॉप्ट नहीं कर सकता आपको, आपको कोई भी नहीं अडॉप्ट करेगा। क्यों सर हम इतने बुरे हैं? नहीं भाई, ऐसा मत दिल पे मत लीजिए, दिमाग से लीजिए। 15 साल की एज के बाद एडॉप्शन परमिसिबल लीगली नहीं होता है। 15 साल से कम के बच्चे को ही अडॉप्ट किया जा सकता है। खोपड़े में बात गई कि नहीं गई? तो घर में जरा बदतमीजी कम करिएगा, पापा मम्मी को डराइए धमकाइएगा कम। अगर ज्यादा डराए तो हम जाके किसी को बोलेंगे उनको अडॉप्ट कर लो, कोई नहीं अडॉप्ट करेगा आपको। आपकी अडॉप्शन ये निकल चुकी है, बुढ़ा गए आप अडॉप्शन के लिए। आप 15 साल से पहले घर वालों को धमकी दे सकते हैं,
आईफोन दिलवा दो, नहीं तो आई विल से समबडी इन द मोहल्ला टू अडॉप्ट मी एंड आई विल डू ऑल हाउसकीपिंग जॉब एंड ऑल। बट अब आप ब्लैकमेल नहीं कर सकते। रेम्यूनरेशन इन काइंड, जिस घर में आप रह रहे हैं आपका एम्प्लॉयर उसका किराया लैंडलॉर्ड को दे रहा है, तो इट इज कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज। दवाई फ्री में मिल रही है, ऑफिस में लंच भी और शाम को रिफ्रेशमेंट टी स्नैक्स भी फ्री में है। कुछ बच्चे जो मल्टीनेशनल में इंजीनियरिंग करने के बाद जॉब वॉब करते हैं, बड़े चतुर टाइप के होते हैं, वो ऐसी शिफ्ट ज्वाइन करते हैं जो सुबह 9 बजे स्टार्ट हो और शाम को 8 बजे खत्म हो। बात समझ में आ रही है? या 9 बजे स्टार्ट हो शाम को 6 बजे खत्म हो। तो करते क्या, सुबह ब्रेकफास्ट कर लेते हैं, ऑफिस में लंच कर लेते हैं, और शाम को इतना स्नैक्स ठूस लेंगे कि रात में डिनर खाने की जरूरत ना पड़े। और ऐसा होता भी है, हम लोग को भी कोई चाय वाय पे बुलाता है तो हम लोग क्या करते हैं, शाम को इतना टिकिया पकौड़ी ठूस लेते हैं कि रात को खाने की गुंजाइश ना हो। एक छोटा सा एग्जाम्पल दे रहा हूँ, मम्मी जैसे किटी पार्टी में गई, 7:30 बजे घर लौटी, मम्मी खाना नहीं खाएंगी उस दिन, किटी पार्टी में छोला भटूरा इतना हो गया है कि खाने के पैसे बच जाते हैं। एडवांटेज ऑफ किटी पार्टी, समझ गए? फ्री ट्रांसपोर्ट, ऑफिस से घर और घर से वापस ऑफिस, वैगन्स लगे हुए हैं, आपको लेके जाते हैं, पैसे नहीं खर्च करने, आपका एम्प्लॉयर दे रहा है। और जिनके घर में 54-58 बच्चे होते हैं ना, छोटे बच्चे, उनके क्रैच वगैरह होते हैं जहां पे उनका पालन पोषण किया जाता है। ड्रेस पहन के पुलिस वाले एंड ऑल दैट आर्मी मैन जाते हैं तो ड्रेस का पैसा भी एम्प्लॉयर ही देता है। समझ में आ गया? आपने 40 लाख रुपीस की एक कार खरीदी जिसपे 6% पर एनम इंटरेस्ट है, 2,40,000 रुपए पहले साल का इंटरेस्ट हुआ। आपका एम्प्लॉयर कह रहा है बस प्रिंसिपल वापस कर देना, इंटरेस्ट में झेल लूंगा। दिस ऑल इज कॉल्ड एज कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉय। सुनाई पड़ गई बात? बड़ा धमाकेदार टेक्स्ट है, पढ़ के जाइएगा, बस यही सब टर्म्स आते हैं। डियरनेस अलाउंस क्या होता है भाई? महंगाई इंडेक्स जो था महंगाई का वो 8% था, फिर 12 हो गया, फिर 16 हो गया। हर दिन सैलरी तो नहीं बढ़ेगी ना, तो सैलरी के साथ आपको एक फिक्स्ड परसेंटेज दिया जाता है चिल्ड्रन। दैट फिक्स्ड परसेंटेज इज नोन एज डियरनेस अलाउंस इन इंग्लिश एंड महंगाई भत्ता इन हिंदी। तो मान लीजिए किसी की सैलरी 50,000 रुपए है, किसी की सैलरी 30,000 रुपए है, किसी की सैलरी 20,000 रुपए उसी ऑफिस में। सीनियर एम्प्लॉई है तो ज्यादा सैलरी, जूनियर है तो कम। इन्फ्लेशन के हिसाब से महंगाई भत्ता 8% है, तो इनको 1600, इनको 4000 और इनको 2400 मिलेगा। महंगाई और बढ़ी, एम्प्लॉयर कह रहा है 12% देंगे, तो इनको मिलेगा 2400, इनको मिलेगा 6000 और इनको मिलेगा 3600। दैट कीप्स ऑन इंक्रीजिंग। न्यूज़पेपर में आप लोग पढ़ते होंगे सेंट्रल गवर्नमेंट का ये 3% बढ़ गया एंड ऑल दैट, तो ये इसीलिए दिया जाता है कि वो बेसिक सैलरी कभी नहीं बढ़ती, उसके साथ ये ऐड होता जाता है तो टोटल बढ़ जाता है। Here it is, I have already told, rent, royalty, interest, dividend. प्रॉफिट में याद रखिएगा हमेशा बिफोर टैक्स लेना है, तो बिफोर टैक्स वैल्यू 43 + 7 ले लीजिए या 50 ले लीजिए। तो कभी कभी क्वेश्चन आपको टैक्स और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स देगा तो यू विल टेक दिस, और कभी कभी बिफोर टैक्स देगा तो डायरेक्टली आप उसे ले लीजिएगा। ओके, चलिए, ये तो हम न्यूमेरिकल प्रैक्टिस करेंगे कल वाली क्लास में, नॉट टू वरी। डिस्पोजिशन स्टेट समझ लेते हैं। The first is household sector children, second is firms, third is government, country के बाहर लोगों का जाना और country के बाहर से अंदर आना। Simple as that children। Household, firm, government, rest of the world, रोजमर्रा के जीवन में जो खर्च करेंगे that is consumption expenditure, और जो लॉन्ग टर्म के लिए आज खर्च करेंगे वो इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। तो आपके पापा ने आपको मुंबई में एक फ्लैट खरीद के दे दिया कि भाई अभी आपको 4-5 साल वहां पे पढ़ना है, इट्स इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। एंड एवरी ईयर जो आपके कॉलेज की फीस वो पे करेंगे, इट इज नोन एज कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। बातें समझ में आ गई? हाउस होल्ड एंड फर्म्स जो कंजम्पशन एक्सपेंडिचर करते हैं, इट इज डिफाइंड एज गवर्नमेंट जो रोजमर्रा के जीवन में अपने एम्प्लॉइज को सैलरी दे रही है, अपने ऑफिसर्स का अपकीप एंड मेंटेनेंस कर रही है, रोड का मेंटेनेंस हो रहा है, सैनिटेशन हो रहा है, और वो स्प्रे वगैरह खूब छिड़कते थे ना कोविड में, दिस इज ऑल गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। एंड चिल्ड्रन, ये तीनों के तीनों हाउस होल्ड, फर्म एंड गवर्नमेंट जब असेट डेवलपमेंट इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर करेंगे तो आप उसे क्या बोलेंगे? ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। तो व्हाट आई मीन टू से इन नटशेल इज दिस, इन दोनों का कंजम्पशन एक्सपेंडिचर ये है, इन तीनों का इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर ये है। फिर से सुन लीजिए, इन दोनों का कंजम्पशन एक्सपेंडिचर ये, इनका कंजम्पशन एक्सपेंडिचर ये, इन तीनों का इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर ये। समझ में आ गया?
वैसे ही बिल गेट्स इंडिया आएंगे, कोल्ड ड्रिंक पियेंगे, क्या हो गया? बिल गेट्स इंडिया आए और ताजमहल के बगल में एक बंगलो खरीद लिया, इट इज व्हाट? बट इन दोनों चीजों को हम एक्सपोर्ट ही बोलते हैं, ये अलग अलग क्लासिफाइड नहीं होता। तो आपको एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है, इन विच सेक्टर, ध्यान से सुनिएगा, इन्वेस्टमेंट एंड कंजम्पशन एक्सपेंडिचर इज नॉट एक्सक्लूसिवली क्लासिफाइड। आपका आंसर होगा रो, रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। लिखेंगे तब भी रो, नहीं लिखेंगे तब भी रो, रोएंगे मतलब। मैं चाइना चला गया और शी जिनपिंग का पूरी प्रॉपर्टी 50 रुपए में खरीद के आ गया, समझ में आ गया? इट इज विच टाइप ऑफ एक्सपेंडिचर चिल्ड्रन? इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। फिर मेरे दोस्तों ने कहा कि पार्टी वही चाइना में ही, मैंने 10-10 रुपए का चुरमुरा सबको खिला दिया चाइना में। इट इज, उनका चुरमुरा भी छोटा छोटा होता है। इट इज व्हाट चिल्ड्रन? कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। तो पूरा 50 और 10 60 रुपए विल बी कॉल्ड एज व्हाट? इंपोर्ट। समझ में आ गया? मान लीजिए आप में से कोई स्टूडेंट है, जो बिडेन साहब ने बोला कि भाई हमारी हालत खराब चल रही है, हमको पेंटागन बेचना है। तो किसी, जो लोग आज क्लास में नहीं वो पेंटागन खरीदने गए हुए हैं, उनके नंबर भी पेंटागन की तरह आएंगे। तो सो कॉल्ड, या नंबर सर्कल की तरह आएंगे, उनके पापा में उनका चेहरा पेंटागन की तरह बना देंगे। तो अब जो बिडेन साहब का पेंटागन आपने 101 रुपए में खरीद लिया, इट इज कॉल्ड एज व्हाट चिल्ड्रन? इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। और पेंटागन के बगल में आपने मुन्ना कोल्ड ड्रिंक वाले क्या एक बॉटल बढ़िया पेप्सी पी ली, इट इज कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। और दोनों चीजों को क्या बोलेंगे? इंपोर्ट। समझ में आ गया? हमने इंडिया के सारे सुलभ शौचालय शी जिनपिंग साहब को बेच दिए, उनका इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर, और वो भी खुश हो गए, तो सो कॉल्ड चुरमुरा खाने लग गए, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। बट इन दोनों को हम क्या बोलेंगे चिल्ड्रन? एक्सपोर्ट्स। सुनाई पड़ गई बात? पक्का? तो आई होप सो इट इज नॉट अ वेरी ग्रेट रॉकेट साइंस टू अंडरस्टैंड दीज टर्म्स। तो सब लोगों के पास ये नोट्स होंगे। चलिए चले आगे। तो इन सबको जब आप जोड़ देंगे चिल्ड्रन, आपके पास क्या आ जाएगा? व्हाट इज कॉल्ड एज जीडीपी एट मार्केट प्राइस। और उसके बाद तो फर्स्ट मेथड ही चला आ रहा है पूरा। तो सबको ये बात समझ में आ गई, हाउ डू वी कैलकुलेट दिस चिल्ड्रन? पक्का? चलिए, सो मैंने यहाँ पे तीनों मेथड्स का एक कंपैरिजन भी किया, बट उससे पहले मैं थोड़ा जीडीसीएफ के बारे में बात करूंगा। कभी कभी क्वेश्चन जीडीसीएफ नहीं देगा बच्चों, क्या दे देगा? एनडीसीएफ। तो नेट को ग्रॉस में कैसे कन्वर्ट करोगे? सिंपल एज दैट। कभी कभी जीएफसीएफ दे देगा, ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन। आई रिपीट चिल्ड्रन, ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन। तब क्या करना है सर? तो आप फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन को जीडीसीएफ में कैसे कन्वर्ट करेंगे? क्लोजिंग स्टॉक ऐड होगा और ओपनिंग माइनस होगा। ये काम आपने अपने पहले वाले मेथड में, वैल्यू एडेड मेथड में चिल्ड्रन, वैल्यू ऑफ आउटपुट के साथ किया था ना। तो ये एक्चुअली आपका जीएफ सीएफ, ना वेट करिए, प्लस पीएफसीई प्लस जीएफसीई भी होता है। बड़ा धमाकेदार कैलकुलेशन बताया है। यहां पे भी आप क्लोजिंग स्टॉक ओपनिंग स्टॉक एडजस्ट कर रहे हैं, और जीएफसीएफ में भी कर रहे थे। बट फर्क क्या है? फर्क क्या है? ध्यान दीजिए जरा, फर्क क्या है बच्चों? यहां पे सिर्फ जीएफसीएफ में ये एडजस्ट हुआ, इजंट इट? और यहां पे किस में एडजस्ट हुआ? ये वैल्यू ऑफ आउटपुट। अब ध्यान दीजिएगा मेरी बात पे, वैल्यू ऑफ आउटपुट से कुछ करते हुए आंसर क्या आया, और यहां पे भी आंसर क्या आया? moral of the story is this, कि जीडीपी एट मार्केट प्राइस जो आप निकालते हैं, वो इन सब को ऐड करके निकालते हैं, ऐड करके निकालते हैं ना। और यहां पे सो कॉल्ड ऐसे निकालते हैं, समझ में आ गया? तो मैं यहां से फॉर्मूला क्या डिराइव कर सकता हूं भाई? इट इज सो कॉल्ड आपका जीएफसीएफ कैसे निकालेगा आपने जीडीसीएफ को? इसको प्लस किया और इसको माइनस किया, क्या आया आपके पास? गलत, जीडीसीएफ आया। जीडीसीएफ आया ना आपके पास। जीडीसीएफ में आप प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, नेट एक्सपोर्ट्स ऐड कर देंगे तो क्या आ जाएगा? और यहां पे जीडीपी कैसे आता है? इसमें से इसको माइनस करके। तो कहीं ना कहीं इसका और इसका कोरिलेशन सेम हो गया कि नहीं हो गया? एंड फर्दर आपने इसको माइनस भी किया हुआ है। व्हाट आई वांट टू से इज दिस, कि भाई जीडीपी एट मार्केट प्राइस इन चारों के टोटल से आता है। इन चारों में एक इंग्रेडिएंट आपको क्या नजर आ रहा है? जीडीसीएफ कैसे निकालते हैं आप?
तो जब मैंने GFCF प्लस ओपनिंग स्टॉक क्लोजिंग स्टॉक ऐड किया तो क्या आ गया, इसमें आपने इन दोनों को ऐड कर दिया, नेट एक्सपोर्ट्स को ऐड कर दिया, तो सब पूरा हो गया ना। और फिर फर्दर आप इसको माइनस कर दीजिए तो GDP एट मार्केट प्राइस आ जाएगा कि नहीं, पक्का? Yes, sir. एक बार फिर से लिखता हूं, तो थिंग्स वुड बी गोइंग मच बेटर। ध्यान देना, ये आपका GDCF आ गया, चिल्ड्रन GDCF आ गया। कैसे आया था GDCF, जरा बताइए मेरे को। GFCF से GFCF प्लस माइनस, तो आपने क्या निकाला, GDCF प्लस प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर प्लस गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर प्लस नेट एक्सपोर्ट्स इक्वल्स टू व्हाट चिल्ड्रन, GDP एट मार्केट प्राइस। अब यही GDP एट मार्केट प्राइस यहां पे है, तो ये वाला जो कॉम्पोजिशन है और जो ये वाला कॉम्पोजिशन है, ये सेम हो गया कि नहीं हो गया? वही जो थोड़ी देर पहले मैं आपको बता रहा था कि मेरी शॉप पे कस्टमर आता है और कोई सामान खरीदता है, उसके लिए एक्सपेंडिचर है, बट मेरे लिए क्या है वो, फॉर मी इट्स आउटपुट। इसीलिए इन दोनों मेथड्स का आंसर भी हमेशा सेम रहेगा। बात समझ में आ गई इतनी? तो खैर हम बहुत डेप्थ में चले गए, इतना नीचे स्कूबा डाइविंग नहीं करनी आपको, स्कूबा डाइविंग खैर ऊपर ऊपर होती है। तो ये बातें सबको समझ में आ गई। अगर आपको GDCF नहीं दिया, NDCF दिया तो डेप्रिसिएशन ऐड कर दीजिएगा, ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन दिया तो प्लस माइनस, और कभी कभी तो सोने पे सुहागा। NFCF क्या है सर? मेरे को इन दोनों का रिश्तेदार लग रहा है। पहले तो नेट को ग्रॉस पे कन्वर्ट करोगे, कैसे? तो GFCF आ गया, फिर क्लोजिंग एंड ओपनिंग। समझ में आ गया? ये बहुत कम बुक्स में इतना कॉम्पोजिशन आपको मिलेगा, बट पूछा बहुत जाता है एग्जाम में। और ये है चिल्ड्रन, मूवी आपने देखी होगी बॉलीवुड में, हम साथ साथ हैं। तो कौन सा मेथड कहां तक सेम है और कहां से ये अलग हो गया? तो यहां से ये सारे के सारे मेथड्स सेम है, करेक्ट? एंड चिल्ड्रन सो कॉल्ड henceforth आपका पहला मेथड और यहां से ये दोनों सेम है। इज दैट क्लियर और नॉट? पक्का? तो आपको ये वाला डेटा दे दें, ये वाला डेटा दे दें, ये वाला डेटा देकर ये पूछेंगे, ये वाला डेटा देकर ये पूछेंगे, फाइन। ये वाला अगर डेटा आपको मिल जाए चिल्ड्रन एट द बॉटम एंड, तो आपको किसी भी मेथड में कुछ भी पूछा जा सकता है। अंडरस्टूड? तो NI बेसिकली डिफिकल्ट बिल्कुल नहीं होता है। NI में सबसे बड़ा प्रॉब्लम है ये क्रॉस कनेक्शन, ये एज सच डिफिकल्ट है। समझ में आ गया? चलिए, तो कल से हम फुल सिलेबस टेस्ट भी स्टार्ट करेंगे, तो टेस्ट पेपर आपको मिल जाएगा वेल बिफोर, और करेक्शन टाइम भी मैं आपको बता दूंगा। पुराने भी 6 पेपर हमारे बचे, उनका भी करेक्शन होना है। जिनका नहीं हुआ है सॉल्व, वो आज सॉल्व कर लीजिएगा, कल से मैं उसका भी करेक्शन शेड्यूल कर दूंगा, फाइन। एंड कल हम लोग इसका न्यूमेरिकल करेंगे NI का। If there is any doubt, people can please ask.